हमने सामान्य वेल्डिंग दोषों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कल का जो हमारा चैप्टर था सामान्य वेल्डिंग त्रुटियों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमने ये जाना था कि वेल्डिंग करते समय कौन कौन से ऐसे फॉल्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसे दोष होते हैं जो वेल्डिंग करते समय उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो उनसे कैसे बचना था ये उस चैप्टर के अंदर हमने ये भी सीखा था। ठीक है, तो एक अच्छा जोड़ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये तमाम चीजें उसके अंदर हमने सीखी थी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है अपीयरेंस ऑफ गुड एंड डिफेक्टिव वेल्ड, यानी कि एक अच्छे और खराब वेल्ड की दिखावट में क्या अंतर होता है, ये चीज हमें इस चैप्टर के अंदर जाननी है। ठीक है, तो दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक जो अच्छा जोड़ होगा उसके अंदर कुछ विशेषताएं होंगी, और एक जो खराब जोड़ होगा उसकी दिखावट से भी हमें पता लग जाना चाहिए एक वेल्डर को कि उसके अंदर क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड वेल्ड, यानी कि जो एक अच्छा जोड़ होता है उसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, इसके संदर्भ में हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है वही रिपल्स। रिपल्स से हमारा अभिप्राय होता है वेल्डिंग बीट के दौरान इस प्रकार के रिपल्स बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार के रिपल्स बनते हैं। ठीक है, बीट एक्चुअली दो प्रकार से हम लगाते हैं, एक होती है स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन बीड होती है, एक ये रिपल वाली होती है घुमावदार बीड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जो एक अच्छा वेल्ड होता है उसमें रिपल्स की जो बनावट होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर है बीड की एक समान ऊंचाई। ठीक है, अब मैंने तुम्हें चलने के तरीके के बारे में बताया था कि जब हम चलते हैं तो रिपल जो है बीड की ऊंचाई एक जैसी होनी चाहिए। जहां से बीड शुरू हुई है और जहां पर बीड खत्म हुई है वहां से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक क्या है, एक समान हाइट होनी चाहिए बीड की। ठीक है, तभी वो अच्छी बीड कही जा सकती है। उसकी चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई भी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वही उचित पेनिट्रेशन। मैंने पेनिट्रेशन के बारे में बताया था कि बगैर पेनिट्रेशन के जोड़ कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी जोड़ के अंदर पेनिट्रेशन जोड़ की जड़ तक जानी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जैसे ये वर्क पीस लिया हमने, तो अगर वेल्डिंग हम कर रहे हैं तो जैसे ही वेल्डिंग करते हुए हम आ रहे हैं तो जहां तक नीचे तक रूट तक, ठीक है, ये रूट गैप इसीलिए रखते हैं ताकि पेनिट्रेशन जोड़ की जड़ तक जा सके। ठीक है, तो पेनिट्रेशन को जोड़ की जड़ तक जाना चाहिए तभी मजबूत जोड़ बनेगा। ठीक है, और उसी जोड़ को हम अच्छा जोड़ मान सकते हैं जिसमें पेनिट्रेशन अच्छी प्रकार से आई हो। ठीक है, जिस जोड़ में पेनिट्रेशन की कमी होगी उस जोड़ को हमें अच्छा जोड़ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारक क्षमता। मैंने बताया था कि वेल्ड जो जोड़ होते हैं, कोई भी चीज होती है किसी भी चीज में लगाए जाए, वो चेयर में लगाए गए हैं। अब चेयर के ऊपर एक 50 केजी का आदमी भी बैठ सकता है वजन वाला, एक 100 केजी वाला भी आदमी बैठता है। ठीक है, तो हमें जोड़ जब हम लगाए, माल जो चढ़ाए हम, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उस कैपेसिटी को ध्यान रखें हम, जितना उसके ऊपर वजन गिरना है। सपोज कुर्सी के ऊपर मैंने आदमी का बताया कि आदमी इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए। ठीक है, तो आदमी का वजन 100 किलो तक भी हो सकता है भाई, 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज जो हम लेके चलते हैं 100 केजी की मान के चले। ठीक है, तो एक चेयर को कम से कम 100 केजी के आदमी के बैठने के लिए सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि जोड़ों को इस प्रकार लगाए कि उनकी भारक क्षमता अच्छी रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई वो टूट जाए, वो भारी सहन ना कर पाए। ठीक है, तो वजन सहन करने वाले जोड़ लगाने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद है वेल्ड सतह स्मूथ तथा एक समान। वेल्ड की जो सतह होती है ये, ठीक है, जहां पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल, और एक समान होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं से समान है कहीं से समान नहीं है, असमान है कहीं से। ठीक है, वो प्रॉपर एक ढंग से समान होनी चाहिए पूरी। ठीक है, उसके बाद विरूपण। मैंने डिस्टोर्शन के बारे में बताया था, 3 प्रकार के डिस्टोर्शन का मैंने पिछले चैप्टर में जिक्र किया था। ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन और एंगुलर डिस्टोर्शन। ठीक है, तो वेल्डिंग में किसी भी प्रकार का हमें ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के डिस्टोर्शन को आने से रोकना है हमें। ठीक है, डिस्टोर्शन क्या करता है, वेल्डिंग की क्वालिटी को प्रभावित कर देता है और उसकी दिखावट को खराब कर देता है वेल्ड की। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वेल्ड में डिस्टोर्शन ना आए।
ठीक है। हम जिग फिक्सरों का इस्तेमाल करके भी रोक सकते हैं उसको, ठीक है। वो अच्छे इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करके भी रोक सकते हैं, टैकिंग करके भी रोक सकते हैं। बहुत प्रकार के हमारे पास उपाय होते हैं जिनको अपनाकर हम विरूपण से निजात पा सकते हैं, ठीक है। विरूपण को या डिस्टोर्शन को रोक सकते हैं। और एक अच्छा जोड़ उसी को माना जाएगा जिसके अंदर डिस्टोर्शन की मात्रा न्यूनतम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है वेल्ड दोष नगण्य। मैंने वेल्ड दोषों के बारे में बताया था तुम्हें। कई प्रकार के वेल्ड दोष आ जाते हैं, जैसे स्पैटर है, अंडरकट है, पोरोसिटी है, स्लैग इंक्लूजन है, ठीक है, ओवरलैपिंग है, क्रैक है, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, वेल्डिंग के दोष हैं। ये दोष जिस जोड़ के अंदर होंगे उसको हम अच्छा जोड़ नहीं मान सकते, ठीक है। जिस जोड़ में इनकी मात्रा न्यूनतम होगी या ये जोड़ में बिल्कुल भी नहीं होंगे दोष, उसी जोड़ को हमें अच्छा जोड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा जोड़ उसी को कहेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का वेल्डिंग दोष ना हो, ठीक है, या वो इतनी कम मात्रा में हो कि वो आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई ही ना दे, ठीक है। कुछ त्रुटियां होती हैं पर वो इतनी बारीक होती हैं कि वो सामान्य नज़रों से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चल सकती है, अदरवाइज तो होना ही नहीं चाहिए अच्छे वेल्ड में, ठीक है। उसके बाद साफ सुथरा आकर्षक जोड़ इस प्रकार का होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अट्रैक्शन की वजह से देखते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई चीज़ बनाई, तो कई बार हमारा मन करता है कि उसको देख कर आए, भले ही वो हमारे कार्य क्षेत्र में ना हो, ठीक है। कहीं दूर भी रखी हुई अच्छी चीज़ आकर्षित करती है, ठीक है। तो तुम्हें भी कई बार देखा होगा कि बाजार में तुम जाते हो, कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगी तो तुम मुड़ के उसे देखने के लिए जरूर जाते हो, ठीक है। क्यों जाते हो? क्योंकि वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, ठीक है। तो जो भी वेल्डिंग से हम चीज़ बनाएं, जो भी जोड़ लगाएं, वो इतने साफ और आकर्षक होने चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ठीक है, अपनी ओर खींच सके कि भाई आदमी एक बार कम से कम उनको देखे। इतनी सफाई के जोड़ हमें लगाने हैं, ठीक है। तो ऐसे जिस जोड़ के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, ये विशेषताएं होती हैं, उसी वेल्ड जोड़ को हमें एक अच्छा जोड़ मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ डिफेक्टिव वेल्ड। एक कोई दोष वाला जोड़ है, उसको कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। हमें पहचान का भी तो तरीका आना चाहिए। एक अच्छे और खराब जोड़ में कैसे हम अंतर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें अंतर करने का नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे भाई हम, ठीक है। तो हमें अंतर करने के बारे में पता होना चाहिए। तो गलत जोड़ की पहचान क्या होती है? गंदा जोड़ तल, ठीक है। यानी कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसका जोड़ तल, जो जोड़ वाली जगह होती है, उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार मतलब वो गंदा नजर आता है, ठीक है। तो उसको हमें अच्छा वेल्ड नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद पार्टों का गलत समायोजन। पार्टों का गलत समायोजन से हमारा अभिप्राय होता है, और ये दो पीस जोड़े तुमने, पहले टैकिंग की जाती है, ठीक है। एक पीस आगे रह गया, एक पीस पीछे चला गया, ठीक है। ये यानी कि अलाइनमेंट बिगड़ गई इसकी, ठीक है। किसी भी जोड़ को जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं? दो वर्क पीसों को लेते हैं। सपोज ये दो वर्क पीस लिए हमने, इसको वेल्डिंग से पहले क्या करते हैं? हम टाका लगाते हैं। यहाँ पर एक टाका वेल्ड करते हैं, दूसरी तरफ पर लेते हैं, ठीक है। एक टाका यहाँ लगा देते हैं। इससे क्या होता है? अलाइनमेंट में आ जाता है जोड़, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है। दोनों पार्ट आपस में एक समान डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। और एक समान रहेंगे तो मिस अलाइनमेंट नहीं होगी, ठीक है। गलत समायोजन नहीं होगा, और समायोजन अच्छा होगा तो जोड़ भी हमारा अच्छा बनेगा, वेल्डिंग की क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है। वेल्डिंग बीट एक समान बनेगी। अगर समायोजन गलत होगा तो पूरी जोड़ का साइज बिगड़ जाएगा, ठीक है। सपोज हमें कहीं पे कोई चीज़ फिट करनी है, अगर वो आगे पीछे खिसक गई है तो क्या हम उसको फिट कर पाएंगे? नहीं कर सकते हम फिट, ठीक है। तो उसको फिट करने के लिए जरूरी चीज़ क्या रहेगी? दोनों पार्ट अच्छी प्रकार से वेल्डिंग से पहले टैग कर ले, उनकी अलाइनमेंट सही हो, समायोजन सही हो, तो वो अच्छी प्रकार से जोड़ बनेगा। अदरवाइज वो खराब वेल्ड की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। उसकी दिखावट खराब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बिखरा फिलर मेटल,
मैंने स्पैटर के बारे में बताया था कि कई बार अधिक करंट के कारण जॉब की सतह के ऊपर छोटे छोटे कणों के रूप में मेटल बिखर जाता है। ठीक है, तो ये जो मेटल बिखरता है हमारा, ये बिखराव भी जॉब की सुंदरता को प्रभावित करता है। ठीक है, और जब जॉब की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी तो उसको हमें, उसकी दिखावट खराब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसको हमें डिफेक्टेड वेल्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो वो डिफेक्टेड हो जाएगा पीस हमारा। उसके बाद कमजोर पेनिट्रेशन, अगर किसी जोड़ के अंदर मैंने बताया था कि पेनिट्रेशन अच्छी नहीं आती है, वो जोड़ कमजोर हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, अगर उसके ऊपर वजन रखेंगे तो वजन रखने से वो चीज़ हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, टूट जाएगी। ठीक है, और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर किसी चीज़ को हम बनाते हैं, कल ही गाजियाबाद में हमने देखा कि एक शमशान घाट में एक व्यक्ति को, मुर्दे को जलाने के लिए गए थे। ठीक है, और जलाते समय वो ऊपर से गिर गया। जो शमशान का घाट का बिल्डिंग बनी हुई थी, स्ट्रक्चर जो था वो गिर गया और 25 लोग और मारे गए वहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर वेल्ड कमजोर होगा, सपोज मेट्रो के स्टेशन इतने भारी भरकम लोहे से बनाए गए हैं और वो जोड़ से ही नहीं लगाए। ठीक है, अगर वो गिर गए तो हजारों लोग मारे जा सकते हैं। ठीक है, तो वेल्ड जोड़ों के ऊपर लोगों की जिंदगियां टिकी होती है एक प्रकार से। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर वो गिरेंगे तो जान माल की हानि हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, पेनिट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर कमजोर रहेगी जोड़ों के अंदर तो वो नुकसानकारक हो सकती है। ठीक है, उबड़ खाबड़ वेल्ड सतह, अगर वेल्डिंग की सतह उबड़ खाबड़ होगी है, कहीं पे चौड़ी हो गई है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा मेटल जम गया है, कहीं पे कम है, तो वो चीज़ भी वेल्ड को, डिफेक्टिव वेल्ड की श्रेणी में ऐसे जोड़ों को हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिलर मेटल का बेस मेटल से ना जुड़ना। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस दोष को बोलते हैं गलन की कमी। कई बार जब बेस मेटल और फिलर मेटल ढंग से नहीं पिघलते हैं, ठीक है, या फिलर मेटल पिघल के जोड़ वाली जगह के ऊपर जमा ना होकर दूसरी साइड में जमा हो जाता है, तो उसको लेक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वेल्डिंग का दोष है ये। ठीक है, जिसमें लेक ऑफ फ्यूजन का दोष होता है, उसको भी हम डिफेक्टिव वेल्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि गलन का अभाव है, उसमें अच्छी प्रकार से धातु नहीं पिघली और अच्छी प्रकार से आपस में नहीं जुड़ी, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेक ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, गलन का अभाव। तो ऐसे दोनों को हम डिफेक्टिव वेल्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद वेल्ड दोषों की अधिकता, मैंने तमाम दोष बताए थे। ठीक है, एक अच्छे दोष में, एक अच्छे वेल्ड में दोष नहीं आते हैं वेल्डिंग, बट जिसमें दोषों की भरमार हो, जैसे उसमें पोरोसिटी आ गई है, डिस्टोर्शन आ गया है, क्रैक आ गए हैं, ठीक है, बीड टेढ़ी मेढ़ी आ गई है। ठीक है, तो ये जितने भी दोष आ जाएंगे तो उसको हमें डिफेक्टिव वेल्ड की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक अच्छे और दोषयुक्त वेल्ड में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक प्रत्येक वेल्डर को पता होनी चाहिए कि एक अच्छे जोड़ में क्या गुण होते हैं और एक खराब जोड़ के अंदर क्या कमियां होती हैं। किन कमियों के आधार पर एक जोड़ को सही या गलत ठहराया जा सकता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये भेद करना हमें आ जाएगा, जजमेंट करना हमें आ जाएगा, तो हमें हमारी कुशलता जो है, हमारी स्किल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है भाई एक वेल्ड गेज, एक छोटा सा चैप्टर है ये, इसमें ऐड कर देता हूं मैं। वेल्ड गेज, वेल्ड गेज क्या होती है, गेज जो होती है एक प्रत्यक्ष तथा एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं। ठीक है, ये जो गेज होती है, वेल्ड गेज जो होती है, ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में, उद्योगों में उत्पादन के दौरान, प्रोडक्शन जब हम करते हैं, प्रोडक्शन के दौरान इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रत्येक प्रकार के अलग अलग इक्विपमेंट बनते हैं। ठीक है, वेल्डिंग उसमें सही आई या नहीं आई, बीड की मोटाई सही है या नहीं है, जो बीड बननी थी उत्तल शेप में बननी थी या अवतल शेप में बननी थी, वो तमाम चीज़ें इनके द्वारा जांची जाती है। ठीक है, हाई कार्बन, इन्हें जो है हाई कार्बन स्टील, वेनेडियम स्टील, क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, ये धातुएं जो होती है घर्षण रोधी होती है। ठीक है, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो लगातार घिसती हैं। ठीक है, लगातार रगड़ खाती हैं। ठीक है, कई बार तुमने देखा जैसे मशीनों में कुछ रगड़ खाने वाले पार्ट होते हैं, आपस में मिलके चलते हैं। ठीक है, तो जब आपस में वो मिलके चलते हैं और रगड़ खाते हैं, रगड़ से क्या हो जाता है, दोनों पार्ट घिसते हैं। ठीक है, तो कुछ धातुओं के पार्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो घर्षण रोधी होती है, यानी कि ऐसी धातुएं
जो लगातार घर्षण के बाद भी बहुत कम घिसती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती है हमें, कुछ ऐसी धातुएं हैं, जैसे टायर होते हैं हमारे गाड़ियों के। ठीक है, एक IAS की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई टायरों का रंग जो है पूरी दुनिया के अंदर काला ही क्यों होता है, दूसरे कलर में क्यों नहीं मिलते। ठीक है, तो उसका मुख्य कारण होता है उसमें कार्बन की मात्रा। ठीक है, रबड़ खाली अगर रबड़ में कार्बन नहीं मिलाएंगे अब तो रबड़ तो शाम तक घिस जाएगी रोड पे। जब इतना वजन लेके ट्रकों में चलेंगे शाम तक प्लेन हो जाएंगे बेटा टायर। ठीक है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट उसके अंदर मिलाया जाता है जो उसकी कठोरता को बढ़ाता है, उसकी घर्षण रोधी ताकत में इजाफा करता है। ठीक है, जिससे टायर लंबे समय तक चलने के काबिल हो पाते हैं हमारे। ठीक है, और कार्बन की उपस्थिति के कारण ही टायरों का रंग काला होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है हमारी, ये भी धातुएं घर्षण रोधी होती है। ये जो मैंने बताया वैनेडियम स्टील और हाई कार्बन स्टील, यानी कि ऐसा स्टील जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। HCS को क्या बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, यानी कि हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो हाई कार्बन HCS हाई कार्बन स्टील। MS बोलते हैं माइल्ड स्टील को, जो तुम अब काट रहे थे इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म भी हमें याद होनी चाहिए हर चीज की। ठीक है, ये समय समय पर तुम्हें बताई जाएंगी तमाम चीजें। ठीक है, तो ये इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने बताया, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक ये बीड है, ठीक है, एक बिल्कुल फ्लैट होती है, फ्लैट बीड। ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल जोर के सरफेस के साथ गई है, उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं है। दो चीजें तुम हमेशा से पढ़ते आए हो, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम कनकेव फिलेट, यानी कि जो इस प्रकार की होती है, मतलब ये टी फिलेट में पाई जाती है ऐसी आकृति। ठीक है, जब हम टी जोड़ लगाते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखें इसमें, ये या तो ऐसी आकृति रहेगी, जब वेल्ड की दिखावट ऐसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या हमारी कनकेव फिलेट है ये। ठीक है, अगर इसके विपरीत दिशा में ये ऐसी आ जाती है गोलाकार, तो इसको कन्वेक्सिटी बोलते हैं, उत्तलता बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्सिटी का मतलब होता है जब गोलाकार अवस्था में होती है ऐसे बीड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्सिविटी, यानी कि उत्तलता। और कनकेव फिलेट बोलते हैं जब ऐसे होती है। ठीक है, जब ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे आती है बीड। ठीक है, और एक फ्लैट बीड होती है जो इस प्रकार के जोड़ों में पाई जाती है ऐसे। ठीक है, बट जोड़ों में भी अगर हम देखें तो बट जोड़ में भी क्या होता है, ये ले लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर भी हम ऐसी आकृति आती है, यानी कि इस प्रकार की आकृति जो ऊपर से है, यानी कि ये उत्तलता, कन्वेक्सिटी। ठीक है, तो इनको हम नापते हैं इसके द्वारा। ये वेल्ड गेजें होती हैं जिससे इसके हमें साइज का एक्चुअल पता लग जाता है कि बीड की मोटाई कितनी बनी है। ठीक है, ये उत्तलता कितनी है, ये नंबर लिखे होते हैं हमारे पास है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, नंबर लिखे होते हैं, इसके आधार पर हमें ज्ञात हो जाता है कि कितनी बीड की मोटाई है। ठीक है, बीड कितनी गोलाकार आकृति में आ गई है। ठीक है, कन्वेक्सिविटी कितनी है इसके अंदर। ठीक है, तो वो तमाम चीजें हमें पता चल जाएंगी। एक टेम्पलेट होती है ऐसे। ठीक है, इसमें ये ऐसा कट लगा होता है, इसको वेल्डिंग बीड के ऊपर टिका देते हैं ऐसे। ठीक है, तो वेल्डिंग बीड के ऊपर जब हम इसको टिकाते हैं तो इसके ऊपर भी नंबर अंकित होते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि बीड की एक्चुअल मोटाई कितनी आ गई है। ठीक है, तो इससे हम वेल्ड की जो वेल्ड के जहाँ पर वेल्डिंग की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, जैसे होंडा, मारुति, बड़ी बड़ी और भी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जो जिन पे अलग अलग पार्टों पे वेल्डिंग करनी होती है, और वहाँ पर वेल्डिंग की क्वालिटी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो जो क्वालिटी जहाँ पर आवश्यक होती है वहाँ पर ये नापने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे तुम देखते हो कि ट्रेनों, ऐसी ट्रेनें भी जाती हैं जिनके अंदर फ्यूल वगैरह जाता है, गैस के कंटेनर जाते हैं ट्रेनों में। ठीक है, तो उनके ऊपर वेल्डिंग देखी तुमने कितनी भारी बीड लगी होती है, कितनी सफाई के साथ लगी होती है। ठीक है,
वहाँ खराब वेल्डिंग तो नहीं कर सकते हम, लीकेज हो जाएगी। ठीक है, एक्सरे टेस्ट पास वेल्डर्स को काम करना पड़ता है उन पे। ठीक है, यानी कि जिसमें बहुत कम त्रुटियाँ हो, वेल्डिंग में भी एक्सरे टेस्ट होता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, बहुत प्रकार के टेस्ट आएंगे आगे। ठीक है, तो जो एक्सरे टेस्ट को पास कर लेते हैं वेल्डर, उनसे वो वेल्डिंग कराई जाती है। ठीक है, जैसे पाइपलाइनों पे एक्सरे टेस्ट पास वेल्डर को रखा जाता है। ठीक है, जो एक्सरे परीक्षण को पास कर लेते हैं कि इनकी वेल्ड में कोई कमी नहीं रह गई है, जैसे पाइपलाइन की वेल्डिंग होती है, जो ऑयल इंडस्ट्री में पाइपलाइनें बिछा कर लाई जाती हैं, जैसे गुजरात से पानीपत गई हुई है रिफाइनरी में। ठीक है, वो खेतों के रास्ते से बिछा कर ले जाई जाती है पाइपलाइनें। ऐसे ही दिल्ली में भी एलपीजी की लाइनें भी बिछी हुई है रोडों के साथ साथ, तुम देखते हो। ठीक है, काम कौन करता है इनको जोड़ने का? वेल्डर ही तो करते हैं। ठीक है, तो जो वो वेल्डर करते हैं, अब अकुशल वेल्डरों से तो काम कराया नहीं जा सकता, वो कुशल वेल्डरों की जरूरत है। अगर कुशल वेल्डरों की जरूरत है तो फिर उसमें एक्सपर्ट वेल्डर को रखा जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट वेल्डर को वरीयता दी जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार जो वेल्ड गेज होती है, इनका इस्तेमाल हमें वेल्डों की उत्तल तथा अवतल सतह की जांच करने के लिए या फ्लैट सतह की जांच करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लियर भाई।